नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस उपचुनाव को वर्चस्व की लड़ाई मान चुकी है। विजयपुर में नामांकन से पहले बीजेपी ने बड़ी रैली की है, जिसमें पार्टी के सभी नेता शामिल हुए हैं। रामनिवास रावत इस सीट से 9वीं बार चुनाव मैदान में है। इससे पहले 8 बार वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार वह बीजेपी के पाले में है। रावत यहां से अब तक 6 चुनाव जीते हैं। बीजेपी में आने के बाद उनका यह पहला चुनाव है। वहीं बीजेपी नामांकन रैली के जरिए चुनावी आंकलन करने में जुटी हुई है। वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो विजयपुर में कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है, जो कि आखिरी दिन यानी कि कल अपना नामांकन करेंगे। उधर बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस लगातार दमखम दिखा रही है। ऐसे में आज का अहम सवाल है और चर्चा का विषय यही है कि आखिर बुधनी और विजयपुर की लड़ाई क्या नाक का सवाल बन चुका है। आखिर जनता किसके पक्ष में है, हवा किसके पक्ष में बह रही है, इस पर लगातार चर्चाओं का दौर तेज है। लेकिन आज इसी पर हम करेंगे सियासी चर्चा, लेकिन उससे पहले दोनों पार्टियों की तरफ से आई हुई प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए। आज का आज बुधनी में नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार जी पटेल साहब का हम सब लोग सारे नेतागण जा रहे हैं। बुधनी की जनता से जाकर ये प्रार्थना करेंगे हम कि लगाम लगाओ भारतीय जनता पार्टी पे। तो गेहूं के दाम 2700 मिलेंगे। लगाम लगाओ भारतीय जनता पार्टी पे तो धान के दाम मिलेंगे। लगाम लगाओ तो बेटियों के बलात्कार में जो अराजकता मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया, इस पे लगाम लगेगी। लगाम लगाओ बुधनी की जनता कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जो वादे किए और पूरे नहीं किए, वो चाहे 3000 बहनों की बात है, अगर चाहिए पूरे प्रदेश की बहनों का लाभ पहुंचाना है तो फिर लगाम लगाओ। लगाम लगाने का अवसर मिला है बुधनी की जनता को। शिवराज जी देश के कृषि मंत्री है और किसान का बेटा अगर 6000 रुपये दाम की बात करता है और फिर भी वो सुनते नहीं है, इसका मतलब उनको लगाम लगेगी। अगर बुधनी की जनता चाहेगी तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचार है, जो अहंकार है, वो एक तरह से लाइन पे आएगा। 1 सीट से या 2 सीट से सरकार में कोई परिवर्तन हमें पता नहीं आएगा, पर इस 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सकती है जनता की जो बोला वो करो। मैं मानता हूँ कि एक तरफ वो अनाज की धान की पोटली है और दूसरी तरफ गेहूं की पोटली है, और इन दोनों पोटलियों से मध्य प्रदेश की जनता को अगर सहयोग करना चाहती है बुधनी की जनता तो फिर बीजेपी को हराएगी और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी। मैं मानता हूं अंतर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है, मीडिया में रोज आ रहा है, और विजयपुर और बुधनी दोनों सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। गालिब ने कहा है ना कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या आप ये भी नहीं चाहते हो कि चुनाव की पोलिंग तक कांग्रेस के कार्यकर्ता बचे रहें, रुके रहें? उनको रोकने के लिए इस तरह की बातें तो करना होगी। कांग्रेस को मैं चुनौती देता हूं, अपनी जमानत बचा ले। दोनों जगह बुधनी में भी और विजयपुर में भी भाजपा जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2 सीटों की लड़ाई क्या कांग्रेस और बीजेपी के लिए इज्जत का सवाल बन चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि एक तरफ जहां विजयपुर सीट है, जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराते आई थी, लेकिन उनके कैंडिडेट अब बीजेपी में चले गए हैं। दूसरी तरफ बुधनी, जो कि एक गढ़ माना जाता है बीजेपी का, अब उस पर उपचुनाव है। ऐसे में कांग्रेस कितना वहां पे दमखम दिखा पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और अंबिका शर्मा जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। अंबिका साहब, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। क्या ये कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई है? 2 सीटों पर उपचुनाव है, क्योंकि एक तरफ मोहन सरकार के 10 महीने पूरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी 10 सवाल पूछ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना इज्जत बचा ले, जमानत जब्त हो रही है। देखिए आनंद साहब जी, चुनाव सरकार पर तो प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन सरकार की कार्यशैली पर जरूर प्रभाव डालेंगे। जी, वो 2 सीटों से सरकार की
सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन 2 सीटों का जो परिणाम आएगा जी। उससे सरकार जिस दौर से गुजर रही है, हर मोर्चे पर असफल साबित हो रही है, सुरक्षा के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, और आप समाज का प्रत्येक वर्ग की अनदेखी आपने जो उपेक्षा की है जबरदस्त रूप से, जो वादा खिलाफी की है, उस असंतोष का परिणाम आपके चुनाव के माध्यम से आने वाला है। जी। आपने किसानों से वादा खिलाफी की, आप बच्चियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे, आप कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार नहीं पा रहे, आप नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे। ये तमाम जी। बुनियादी मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे अब परिणाम के रूप में जो आक्रोश है इन मुद्दों का, समाज का इन मुद्दों को लेकर, वो चुनाव परिणाम के रूप में परिणित होगा। और आप देख लेना, जी। दिल्ली में भी हारेंगे बुरी तरह से और विजयपुर में भी हारेंगे। लेकिन नमिका साहब, सवाल ये है कि यही मुद्दे लेकर तो आप लोग 2023 का विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे थे, कह रहे थे कि लगातार शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और लगातार यही मुद्दे, चाहे वो रोजगार की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, लोकसभा चुनाव में भी यही मुद्दे थे। लेकिन जनता आप लोगों के मुद्दे पर और आप लोगों के वादों पर क्यों खड़ी उतरती हुई नजर नहीं आ रही है? कहाँ कोई लूपहोल आप लोगों को दिख पा रहा है? अब तक कोई असेसमेंट तो आप लोगों ने किया होगा ना इन 2 चुनावों के बाद? देखिए, वो मुद्दे इतने गंभीर मुद्दे नहीं थे, लेकिन यह तो जीवन से जी। जुड़ा हुआ मुद्दा है। सुनिए आप, जी। जो बच्चियों का जीवन संकट में है, बच्चियों की अस्मिता संकट में है, और बुधनी में तो हर माँ पूछ रही है मामा से कि हमारी भांजियों की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है, और हमने आपको वोट दिया था, हमने इस वजह से वोट दिया था कि आप हमको स्वाभाविक रूप से बहन मानते हो। लेकिन इस सरकार ने जिस प्रकार से लापरवाही दिखाई, दरिंदों के साथ सरकार जो खड़ी हुई है, उसका परिणाम भोगने के लिए आप तैयार रहिए। जी, ठीक है। वंदना जी, लगातार 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए लगातार अब इसे साख की लड़ाई बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बुधनी में तो खास करके अब बीजेपी में भगदड़ मच रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के कट्टर समर्थक रमाकांत भार्गव को टिकट दे दिया गया है और उससे कई नेता भी नाराज आ रहे हैं। दूसरी तरफ जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि 10 महीने में जो कुकर्म इस सरकार में हुए हैं, बच्चियों के साथ जो चीज हो रहा है, ना तो आप लोगों ने किसानों के लिए काम किया है, इस बार दोनों सीट पर आप लोगों का काम तमाम है। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो बुधनी की जब हम बात करेंगे तो बुधनी की जनता ने तो बार बार कमल के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दिया है, और इस बार भी आप देखिएगा कि पुनः बुधनी की जनता का आशीर्वाद रमाकांत भार्गव जी को प्राप्त होगा, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। दूसरी चीज ये कि जो जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि पिछले 10 महीनों में क्या हुआ, तो जीतू पटवारी जी से एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूँ कि कृपया कर जीतू पटवारी जी ये बताएं कि आज 10 महीने हो चुके हैं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, वो अपनी कार्यकारिणी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। आखिर किन कार्यकर्ताओं के दम पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं? उनका अभी तक उनकी अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हो चुका है, हो पाया है, ना वो ये बता पा रहे हैं कि उनकी कार्यकारिणी कब गठित होगी। बस एक तिथि बता देते हैं और उसके बाद उस तिथि को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जीतू पटवारी जी खुद तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक फेलियर साबित हो चुके हैं। वो हमसे प्रश्न पूछने वाले कौन होते हैं? दूसरी बात ये, जब बेटियों की अस्मिता की बात आती है तो आपने देखा किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी संवेदनशीलता के साथ हर एक जितनी भी घटनाएं होती हैं उस पर संज्ञान लेते हैं, पुलिस को अलर्ट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस के साथ मिलकर उन केसेस पे काम करते हैं। उसके अलावा जब किसानों की बात आती है तो एमएसपी पर खरीद की बात जो हमने की थी वो हमने करके दिखाया है। युवाओं की बात आती है तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे आयोजन करके हम कहीं ना कहीं रोजगार जनरेट करने का कार्य कर रहे हैं, अन्नदाता के लिए हम कार्य कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण का हम कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं। लाडली बहना आवास योजना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम बहनों का जीवन सशक्त और सुगम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे कारण हैं जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की जनता चुनती आई है, और आगे भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बुधनी और विजयपुर दोनों विधानसभाओं में जीत होगी। उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारे यहाँ पे जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं,
साथ ही साथ हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जो जी जान से मेहनत करते हैं और जी जान से उन्होंने मेहनत शुरू कर भी दी है। आपने देखा किस प्रकार से आज विजयपुर में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रदेश संगठन ने रैली करी, जनता से जाकर अपील करी। और हम तो हमेशा एक जाचक की भांति जनता के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके कल्याण का कार्य किया है तो आप हमें वोट दीजिए। और जनता बार बार जनमत के रूप में, जनादेश के रूप में हमें चुनकर ये बताती है कि हम। लेकिन वंदना जी सवाल ये है कि जनता तो आप लोगों को चुन रही है और बड़े मैंडेट से आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव जीते, लोकसभा के चुनाव जीते, खास करके मध्य प्रदेश की बात करें तो। लेकिन सवाल यह है कि कहा यह जा रहा है कि जनता जीत रही है लेकिन जनता के साथ छलावा हो रहा है। आपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात की, कल ही रीवा में कंप्लीट हुआ है, कई बड़े उद्योगपतियों ने निवेश की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये सब कागजी है, सतही कुछ नहीं है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 17 लाख करोड़ के निवेश की बात कही गई थी। कितने युवाओं को रोजगार मिल गया? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव तक, रीवा के पहले तक की बात कर रही हूँ मैं, 2.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ चुका है। और ये कोई कागजी बात नहीं है। इसी बात को नहीं वंदना जी, इसी बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि 17 लाख करोड़ इससे पहले भी जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उस वक्त भी आए थे, लेकिन कितने युवाओं को नौकरियां मिल गई थी? इससे कितना मध्य प्रदेश का विकास हो गया था? ये सवाल विपक्ष आपसे लगातार पूछता है, कहता है ये सब कागजी आंकड़े बस डेटा में नजर आते हैं। बिल्कुल, विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, लेकिन मैं विपक्ष से भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब उन्होंने जब मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब का मध्य प्रदेश याद कर लीजिए, आज का मध्य प्रदेश याद कर लीजिए। तब का मध्य प्रदेश सड़क, पानी, बिजली के लिए बेहाल था। आज मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल है। 6,15,000 वर्ग किलोमीटर सड़कें बिछी हुई हैं। आज यही मध्य प्रदेश जो जल के लिए तरसता था, हर घर जल के माध्यम से, आज नलों के माध्यम से हम हर घर तक जल पहुंचाने का, जल जीवन मिशन के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बिजली के लिए जो मध्य प्रदेश तरसता था, आज प्रत्येक गांव में एक दिन बिजली रहती है। सिंचाई के लिए जो किसान बिजली के लिए तरसते थे, आज उन्हें भरपूर मात्रा में बिजली मिल रही है। तो जो बेसिक एमिनिटीज थी, सड़क, पानी, बिजली, वो तो कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई। इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर रख दिया था। आज हमने उसे बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। तो ये विकास के ही कारण हुआ है, और अगर विकास हुआ है तो रोजगार का भी सृजन हुआ है। और ये सारे जो बिंदु हैं, इसके अलावा सबसे बड़ी बात आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जितने भी संसाधन हैं, मध्य प्रदेश में जितनी भी कलाएं हैं, मध्य प्रदेश में जितने लोकल जो भी चीजें हैं जिन पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उनके उद्योगपतियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आइए और इन्वेस्टमेंट करिए। ये अपने आप में कितना सराहनीय कदम है। हमारा मध्य प्रदेश संसाधन संपन्न राज्य है। हमारे मध्य प्रदेश में किसी संसाधन की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो यहाँ पर उद्योग लगे। बड़े बड़े उद्योग हमारे यहाँ वैसे भी लगते हैं। आज इंदौर में इतने बड़े बड़े 2 IT पार्क हैं जिनमें लेबर फोर्स 30% तक बढ़ी है, और एक भी IT कंपनी ने अपने आप को विड्रॉ नहीं किया। यही दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में सुगम व्यवसाय की व्यवस्थाएं हैं। और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से इसे और सुगम बनाने की कोशिश की है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्हें ये आदेश दिए गए हैं कि जो भी उद्योगपति आकर उद्योग लगाएंगे उनकी सारी समस्याओं को तत्काल प्रभाव से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद संज्ञान में लेकर सॉल्व करेंगे। ये सब दर्शाता है कि मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य बनकर रहेगा, और जल्द ही वो दिन आएगा कि हम एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में उभर कर आएंगे। ठीक है अंबिका साहब, मध्य प्रदेश स्वर्णिम युग में अब इंटर कर चुका है। जिस वक्त आप लोगों की सरकार थी उस वक्त बीमारू राज्यों से इसे संबोधित किया जाता था। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में वाकई इतना विकास हुआ है? क्योंकि एक तरफ लगातार सत्ता पक्ष के दावे होते हैं, आप लोगों के काउंटर होते हैं, लेकिन सवाल अब विजयपुर सीट की है। क्या इस बार लगता है विजयपुर सीट की लड़ाई आइडियोलॉजिकली होने वाली है? क्योंकि रामनिवास रावत लगातार ये 8वीं बार चुनावी मैदान में है। अगर मैं कहीं गलत रहूंगा तो मुझे आप रोक देना साहब, लेकिन 8वीं बार चुनाव मैदान में है, लगातार जीतते आए हैं, इस बार भी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर रामनिवास रावत की जीत होती थी, या उनका चेहरा बड़ा है क्योंकि अब वो बीजेपी में है? अंबिका साहब। आनंद जी, पहले तो आप बड़ी तसल्ली के साथ मेरी बात सुन लीजिए। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने बंधन त्रिपाठी को समय दिया है,
मैं अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे समय प्रदान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही बिंदुवार दो ही जवाब पैनलिस्ट हैं, देना आप बोलिए जी। देखिए, आपने विजयपुर की बात कही है। रामनिवास रावत जी को कांग्रेस पार्टी के संबल पर, हाथ के पंजा पर वहां की जनता ने 6 बार उनको विधानसभा में भेजा जी और उस मात्र संस्था के साथ गद्दारी करके अब इस मुंह के साथ जाएंगे जनता के बीच में कि जिस पार्टी ने मुझे 6 बार विधानसभा में भेजने का शुभ अवसर प्रदान किया, मुझे राजनेता बनाया, मुझे कद्दावर नेता बनाया, मेरे यश में वृद्धि की, मेरी हैसियत में वृद्धि की, अब मैं उस मात्र संस्था के साथ गद्दारी करके उसकी पीठ में छुरा भोंक कर आपके बीच में आया हूं और आप लोग मुझे वोट दीजिए। वहां की महान जनता क्या रामनिवास रावत को स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। रामनिवास रावत जी अब की बात बहुत बुरी से बुरी स्थिति में वहां पर हैं और बहुत भारी मतों से वहां चुनाव हारने वाले हैं। अब रहा सवाल इन्होंने जो इस प्रकार से ये आंकड़े वीर लोग हैं, इन्होंने जो अपने आंकड़े गिनाए हैं, जी। इन आंकड़ों से ना तो रोजगार का कोई वास्ता है, ना ही जन सामान्य को इससे राहत मिलने वाली है। ये बार बार इन्वेस्टर समिट करते हैं, कितने लोग उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, उन्हें लजीज व्यंजन परोसते हैं, इसके बाद जी। ढाक 3 5, इसके बाद क्या होता है? वही ढाक के 3। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ बहन वंदना त्रिपाठी से कि आप यह बताइए कि उद्योगों के माध्यम से, उद्योगपतियों के माध्यम से इस प्रदेश के कितने नौजवानों को आप रोजगार दे पाए हैं? कितने लोगों को रोजगार दे पाए हैं? आप बीमारू राज्य कहते थे कि उस समय बीमारू राज्य मिला था। उस समय हमारी सरकार का शर्म से सर नहीं झुकता था, लेकिन इस सरकार का शर्म से सर झुक रहा है। आए दिन जो बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है, खुलेआम रेप की घटनाएं हो रही हैं। आज ही एक इंदौर का वाकया हमने देखने को मिला। ये सरकार भारतीय राजनीति के इतिहास में इस रूप में जानी जाएगी, एक काला अध्याय पढ़ा जाएगा कि यह सरकार रैपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रही है और रैपिस्ट के साथ खड़ी दिखाई दी। ये जनसामान्य, ये यहाँ मर्यादा का प्रदेश है, यह मूल्यों का प्रदेश है। निश्चित रूप से आम मतदाता बड़ा उद्वेलित है, बड़ा व्यथित है और इनको इसकी सजा मिलने वाली है। वहां भी दुमनी में भी भारतीय जनता पार्टी अंतर्विरोध से घिरी हुई है। वहां के राजेंद्र सिंह जो आपके वो थे पूर्व विधायक जिन्होंने रिजाइन किया था शिवराज जी सिंह जी के पक्ष में, उस रिजाइन करने का, उस त्याग का यह सिला उनको मिला कि इनकी पार्टी ने इनके नाम पर विचार भी नहीं किया। उनके सारे समर्थकों का जो विद्रोह है उससे पूरा का पूरा लाभ कांग्रेस को मिलने वाला है। वहां पर भी ये मुंह दिखाएंगे। निश्चित रूप से यह लोग खाली हाथ लौट आएंगे। प्रदेश की जनता में एक संदेश जाएगा कि यह लोग हर मोर्चे पर असफल रहे हैं, यह असफल सरकार है, एक केवल घोषणाओं की सरकार है और धरातल पर इसके कोई परिणाम दिखाई नहीं देते। लेकिन अंबिका साहब, सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन क्या अब एग्जिस्ट करता है मध्य प्रदेश में? यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ 2 सीटों पर उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया और इसके बाद अभी मैं अगर मध्य प्रदेश से इतर अगर आगे जाऊं तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी से आप लोगों की थोड़ी बहुत तीखा टिप्पणियां, तलखियां नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अब अलग अलग ही दिखेगी या कभी वो वक्त आएगा फिर से एक साथ आएंगे? देखिए, बुधनी में समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ा है, हमारा वहां पर दोस्ताना संघर्ष है। वहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वहां समाजवादी पार्टी केवल और केवल बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। अंबिका साहब, ये कौन सा एनालिसिस आप लोगों ने कर लिया कि सिर्फ समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाएगा, कांग्रेस को नहीं? देखिए, किरार जाति से हमारे राजकुमार पटेल जी हैं, वहाँ पर बहुसंख्यक किरार जाति के लोग हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े लोकप्रिय नेता हैं और जो भी वोट समाजवादी पार्टी काट रही है वो भारतीय जनता पार्टी की वोट काट रही है। हमारा इससे नुकसान नहीं हो रहा है। हमें पूरी पक्की सूचनाएं हैं जी, समाजवादी पार्टी से हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी को ही डैमेज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो अंतरकलह है उसका पूरा लाभ हमको मिलने वाला है। ठीक है। आपके राजेंद्र सिंह जी जो आपके पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम
इतना आक्रोश में है, इतने आक्रोश में है जी। कि वो कांग्रेस के को आशीर्वाद देने वाले हैं उनके लोग। ठीक है। वंदना जी, इनपुट तो अंबिका साहब के पास मिल चुकी है, इस बार अंतरकलह है और इसका भारी फायदा होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। समाजवादी पार्टी आप लोगों का वोट काट ही रही है, तो इस बार जीत निश्चित है। विजयपुर आइडियोलॉजिकली कांग्रेस जीत रही है और बुधनी में तो आप लोगों का इस बार काम तमामी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भविष्य वक्ता हर बार बनी है और हर बार जी। इनकी भविष्यवाणियां फेल हुई हैं। और जिस प्रकार से ये अंतरकलह और फूट की बात कर रहे हैं, तो इनके यहाँ की अंतरकलह और फूट के सामने कोई किसी की फूट नहीं टिक सकती। आपने देखा था जब इन्होंने उपवास का जो छंद रचा था, जी। उसमें किस प्रकार से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक ही मंच पर बैठकर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। 10 मिनट बाद कमलनाथ जी ने वो मंच छोड़ दिया। जीतू पटवारी जी और उमंग श्रृंगार जी के बीच में खटास साफ नजर आ रही थी। तो जी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी आला कमान हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के अलग अलग टुकड़े बना लिए हैं, अलग अलग गैंग्स बना चुके हैं। और यही कारण है कि जिसके कारण जीतू पटवारी जी अपनी कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही जीतू पटवारी जी कार्यकारिणी की घोषणा करने की कोशिश करते हैं, कभी कमलनाथ जी अड़ंगा लगा देते हैं, कभी दिग्विजय सिंह जी अड़ंगा लगा देते हैं, कभी हेमंत कटारे जी को आपत्ति हो जाती है, कभी उमंग श्रृंगार जी को। तो इनके यहाँ तो जिस प्रकार से सिर्फ फुटअव्वल मचा हुआ है, वो तो हम चुनाव के बाद हमेशा देखते आए। रही बात समाजवादी पार्टी की, जी। तो समाजवादी पार्टी जिसका मध्य प्रदेश में उदय भी नहीं हुआ है, वो क्या हमारे वोट काटेगी? वो समाजवादी पार्टी जिसके एक नेता ने अयोध्या में एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया, और उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि उस बच्ची का डीएनए टेस्ट कराओ। आज ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अलायंस बनाकर बैठे हुए और हमसे प्रश्न पूछते हैं, और जिन राज्यों में इनकी सरकार है वो उसकी बात कभी नहीं करते। कोलकाता की बात नहीं करेंगे, संदेश खाली की बात नहीं करेंगे, अयोध्या की बात नहीं करेंगे, कन्नौज की बात नहीं करेंगे। इन्हें सिर्फ मध्य प्रदेश नजर आता है, क्योंकि इन लोगों ने, जिस तरह से कहते हैं ना कि आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, इन लोगों ने अपने अब जहां इनकी सरकारें हैं उन राज्यों में मौन साधने की आदत डाल ली है। जब कोलकाता का मामला आता है तो कोलकाता रेप केस पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, और आती भी है तो 3 दिन बाद आती है, और सरकार के ऊपर नहीं आती, प्रशासन। बिल्कुल, समय की कमी है। वंदना जी, लास्ट फाइनल कमेंट, 20 सेकंड का समय है। तो क्या ये दोनों सीटों बीजेपी जीतने जा रही है, क्योंकि टक्कर इस बार कड़ी होने वाली अंतरकला, और साथ ही साथ इस बार 10 महीने की एंटी इनकम्बेंसी, 10 महीने की जीतू पटवारी के अनुसार? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है बुधनी में हर बार, तो ये तो साफ नजर आता है कि जनता वहां हमें जनादेश देती आई है, और जनता का जनमत हमारे साथ है, आशीर्वाद हमारे साथ है। रही बात विजयपुर में, तो विजयपुर में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती थी, रावत जी चुनाव जीतते थे। रावत जी एक कार्यकर्ता भाव से जो वहां की जनता के लिए कार्य करते थे, वो चुनाव जीतते थे। ठीक है, फिलहाल समय में इतने की इजाजत देता है। वंदना जी, अंबिका साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों की लड़ाई अब साख की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि दोनों सीटों पर परचम लहरा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि 10 महीने में कुशासन की हाल जनता देख चुकी है, इसलिए इस बार कांग्रेस जीत रही है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 27 पर खबरों का सिलसिला जारी है।